हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट सेकंड अंडरस्टैंडिंग इंडिया का। पिछले वीडियोस में हमने यूनिट फर्स्ट को डिस्कस कर लिया अंडरस्टैंडिंग इंडिया का ही। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, यू कैन चेक प्लेलिस्ट ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग इंडिया ऑन आवर चैनल। सो इस वीडियो में हम यूनिट सेकंड का फर्स्ट सब टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, द रिवॉल्ट ऑफ 1857। इंडिया का क्या स्ट्रगल था फ्रीडम के लिए और रिवॉल्ट ऑफ 1857 का क्या स्ट्रगल था, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा इंट्रोडक्शन की बात करें, जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 था ना, ये एक लार्ज स्केल में यूनाइटेड अपराइजिंग था अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब इसका मतलब क्या है, देखो, फर्स्ट लार्ज स्केल मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में जो लोग थे वो यूनाइट हो गए थे किसके लिए, अगेंस्ट ब्रिटिश रूल जो हो रहा था, ब्रिटिश रूल, उसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो लार्ज स्केल में यूनाइट हो गए थे अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। और इसीलिए इसको बोला जाता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या बोला जाता है इसको? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था जो डिफरेंट सेक्शंस थी सोसाइटी की, जैसे कि सोल्जर्स हो गए, पीजेंट्स हो गए, रूलर्स हो गए, कॉमन पीपल हो गए, ये सारे इकट्ठे आ गए ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। ईयर कौन सा था? 1857। मेन सेंटर्स थे इसके दिल्ली हो गया, कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली एंड मेरठ। ये इसके क्या थे? मेन सेंटर्स थे इंडिया की स्ट्रगल के फ्रीडम के लिए, ठीक है। ये इसके मेन सेंटर्स थे जहाँ पे जो हमारा रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो था वो हुआ था, जहाँ पे लार्ज मात्रा में, लार्ज स्केल में बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए थे। आई होप इतना समझ आ गया। अब बात करते हैं कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट, कि रिवॉल्ट हुआ क्यों, क्या था ऐसी चीज़ें, क्या ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से लोग जो थे वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठाना स्टार्ट कर दिया लोगों ने। तो सबसे पहला था हमारा पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल कॉजेज में आता है कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को फॉलो किया। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो थी वो इंट्रोड्यूस की थी लॉर्ड डलहौजी ने। अब इसमें ये था कि जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी राजा का बेटा नहीं है, किसी राजा का बेटा नहीं है, तो उनका जो भी किंगडम होगा, उनका जो भी राज्य होगा वो ब्रिटिशर्स के पास चला जाएगा, क्योंकि राजा की धरोहर नहीं है संभालने वाला कोई, तो इसलिए उनका जो किंगडम है, उनका राज्य जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ले लेगी, जो भी ब्रिटिशर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल जैसे कि झांसी के रूलर थे, झांसी के रूलर रानी लक्ष्मीबाई थी, तो उनका कोई बच्चा नहीं था, कि उन्होंने बोला कि हमारा जो अडॉप्टेड बच्चा है वो हमारा आगे धरोहर संभालेगा ना। बट जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिनाई कर दिया इस चीज़ को, उन्होंने निगलेक्ट कर दिया कि हम आपके अडॉप्टेड बच्चे को नहीं जो है वो आगे धरोहर संभालने देंगे, हमें आपका ही बच्चा, जो आपका नेचुरल बर्थ वाला बच्चा है, हमें वही बच्चे को जो है वो आगे धरोहर संभालने के लिए देनी है, अदरवाइज आपकी जो किंगडम है वो हम ले लेंगे। और बहुत ज़्यादा किंग्स ऐसे जो थे, उनका पावर जो थी वो लॉस कर चुके थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने वहाँ पे एक्सपेंशन कर ली थी। तो ब्रिटिशर्स की वजह से जो किंग्स थे उनकी लाइफ में टर्मोइल, आप बोल सकते हो, एक वर्ड दे सकते हो इसको, टर्मोइल, उथल पुथल आ गई थी किंग्स की जिंदगी में। तो पॉलिटिकल कॉज हो गया कि किंग्स भी खुश नहीं थे ब्रिटिशर्स के लिए, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, फाइट करना शुरू किया। अब इकोनॉमिक कॉज की बात करें, इकोनॉमिक कॉज में क्या है कि इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाना स्टार्ट कर दिए। पीजेंट्स होते थे ना, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाना स्टार्ट कर दिया। और जो इंडिया का हैंडीक्राफ्ट था, इंडिया का हैंडीक्राफ्ट था, उसकी डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो गई। डिस्ट्रक्शन कैसे हुई? क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, यहाँ से सामान जो था वो कॉटन वगैरह ले जाते थे और वहाँ पे उनका प्रोडक्शन होता था ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन से जो भी सामान होता था वो इंडिया में आता था, ठीक है। अब जो इंडिया के लोगों ने खुद का सामान बनाया है वो जल्दी बिकेगा या ब्रिटिशर्स वाला बिकेगा? क्योंकि वो मशीन वगैरह से बना रहे हैं तो वो वाला सामान जल्दी बिक जाएगा ना, वो यहाँ पे आएगा, वो कम पैसे में होगा, और हमारे वाला सामान थोड़ा सा महंगा होगा क्योंकि हमने हाथों से मेहनत से किया है। तो क्या होगा कि जो महंगा सामान, अब लोग किसकी तरफ जाएंगे, महंगे सामान की तरफ या सस्ते सामान की तरफ? सस्ते सामान की तरफ ही जाएंगे ना। तो जो ब्रिटिशर्स वाला सामान होता था वो बिक जाता था और हमारे इंडिया का सामान ऐसा का ऐसा ही रह जाता था। तो इसलिए क्या हुआ, इंडिया का हैंडीक्राफ्ट था उसकी डिस्ट्रक्शन हुई और पीजेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाए इन्होंने। एग्जाम्पल क्या आ गई, जो बंगाल में वीवर्स थे ना, वीवर्स जो भी कपड़ा वगैरह बुनते हैं, तो उनकी जॉब चली गई, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने अपना जो क्लोथ था, ब्रिटेन का क्लोथ था, वो मार्केट में लाना स्टार्ट कर दिया, डंप करना स्टार्ट कर दिया। बहुत ज़्यादा क्लोथ उन्होंने लाया। जो वीवर्स बंगाल के थे उनका तो काम धंधा ही बंद हो गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स का सामान जल्दी बिक जाता था, उनका सामान सस्ते में होता था और बल्क क्वांटिटी में होता था, तो उनका सामान जो था वो जल्दी बिक जाता था और हमारे इंडिया का सामान ऐसा का ऐसा ही रह जाता था। ये आ गया इकोनॉमी कॉज। इकोनॉमी कॉज में यही आएगा ना, अब हमारी इकोनॉमी थोड़ी चल रही है, अब उनकी इकोनॉमी चल रही है, वो अपनी थिंग्स यहाँ पे बेच रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं, हमारी थिंग्स तो ऐसे ही पड़ी हुई है। तो
इकोनॉमिक कॉज में ये आ गया। अब बात करते हैं सोशल और रिलीजियस कॉज की। इसकी बात करते हैं सोशल और रिलीजियस कॉज की। सोशल और रिलीजियस कॉज में क्या है हमारा कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो इंडिया के सोशल और रिलीजियस कस्टम्स थे ना, उनमें इंटरफेयर करना स्टार्ट किया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, इसमें इंटरफेयर करना स्टार्ट किया। जैसे कि सती प्रैक्टिसेस की एबॉलिशन की। सती प्रैक्टिस क्या हो गया कि जब एक वीमेन होती थी, उसको अपने हस्बैंड के साथ, अगर उसका हस्बैंड की डेथ हो गई तो उसको अपने हस्बैंड के साथ जलना पड़ता था, मरना पड़ता था। विडो रीमैरिज एक्ट क्या हो गया कि वीमेन है, उसको वो अगर उसका हस्बैंड की डेथ होगी तो वो फिर से शादी कर सकती है। तो ऐसा लगने लगा लोगों को कि जो ब्रिटिशर्स है वो हमारे ट्रेडिशंस में इंटरफेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंटरफेयर कर रहे हैं। तो इसलिए लोगों ने सोचा कि ये हमारे ट्रेडिशन में इतना क्यों दखलंदाजी कर रहे हैं, इनको क्या जरूरत है हमारे ट्रेडिशन में इतना दखलंदाजी करने की। तो जो लोग जो थे वो सोशल कॉजेस को मान रहे थे कि हमें ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठानी है, ये हमारी सोशल लाइफ में इतना अपहीवल, अपना इतना इंटरफेरेंस क्यों कर रहे हैं। और ऐसा लगने लगा लोगों को कि जो ब्रिटिशर्स है ना, वो इंडियंस को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। किसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं? क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल भी खोले थे इंडिया में। तो उन्हें लगा कि जो ब्रिटिशर्स है, पहले तो ये हमारा ये एक्टिव वगैरह ला रहे हैं और उसके बाद ये हमारे जो रिलीजन है इंडियन से, हमें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसलिए सोशल और रिलीजियस कॉज लोगों के अंदर है। सोशल में आप लिखोगे कि उन्होंने बहुत ज्यादा एक्ट लाए जिसकी वजह से लोगों को लगा कि ये हमारी सोशल लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं। और रिलीजियस में क्या आया, लोगों को लगा कि हमारे इंडियन रिलीजन से हमें क्रिश्चियनिटी में जो है वो कन्वर्ट कर देंगे। आई होप इतना क्लियर है। पॉलिटिकल कॉज, इकोनॉमिक कॉज, सोशल और रिलीजियस कॉज समझ आ गया। अब आगे आते हैं मिलिट्री कॉजेस में। मिलिट्री कॉजेस में क्या हुआ, मिलिट्री कॉजेस में जो हमारे इंडियन सोल्जर्स, मिलिट्री कॉजेस में क्या हुआ, जितने भी हमारे इंडियन सोल्जर्स थे ना, उनको अनइक्वली ट्रीट किया जाता था। मतलब जो भी ब्रिटिश सोल्जर होते थे ना, उनके सामने उनको अनइक्वल ट्रीट किया जाता था। ब्रिटिशर्स के जो सोल्जर होते थे उनको सुपीरियरिटी दी जाती थी, उनको हमेशा ऊपर एक टाइप का बोल सकते हो आप हाई पेडिस्टल पे रखा जाता था। और जो इंडिया के सोल्जर्स थे, इंडियन सोल्जर्स थे, उनको अनइक्वल वे में ट्रीट किया जाता था। उनको लो पे दी जाती थी, पुअर प्रमोशंस होती थी उनकी, और उसके साथ ही साथ इंडिया के जो कल्चर था ना, उसकी डिसरिस्पेक्ट करते थे उनके सामने। और इसलिए सोल्जर्स के अंदर भी गुस्सा आ गया कि ये हमें इतना नीचा क्यों दिखाते हैं, हमारी ही कंट्री में रह के हमें ही नीचा दिखा रहे हैं, हमें ही कम पे दे रहे हैं, हमारी ही कम प्रमोशन कर रहे हैं और हमारे ही कल्चर की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इंडियन सोल्जर्स के अंदर एंगर की भावना आई, गुस्से की भावना आई। और यही इमीडिएट कॉज थे किसके? हमारे ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठाने के। और इसमें एक और इंट्रोडक्शन हुई इनफील्ड राइफल कार्ट्रिजेस की। इनफील्ड राइफल कार्ट्रिजेस क्या होता है कि पहले क्या होता था कि गन जो होती थी ना, उसमें मतलब आपको क्या करना पड़ता था कि जो भी गन पर्सन यूज कर रहा है उसको मुंह से खोलना पड़ता था। कुछ सिस्टम ऐसा होता था कि उसको मुंह से खोलना पड़ता है। सोल्जर्स को ऐसा होता था कि वो उसको बाइट करते थे, ओपन करने के लिए उन्हें बाइट करना पड़ता था, खोलना पड़ता था मुंह से। ठीक है, अब यहाँ पे रूमर आया, रूमर मतलब अफवाह फैली कि कार्ट्रिजेस के ऊपर इनफील्ड होता है, वो क्या है, वो ग्रीस किया गया है। किससे ग्रीस किया गया है? काऊ और पिग फैट से। ठीक है, काऊ और पिग फैट से उसको क्या किया गया? ग्रीस किया गया है। और जब कोई भी पर्सन उसको ओपन करेगा, बाइट करेगा, ओपन करने के लिए बाइट करेगा, तो उसके मुंह में ऑफकोर्स जाएगा। अब देखो, हिंदूज काऊ नहीं खाते हैं, काऊ को वो माता मानते हैं, हिंदूज काऊ नहीं खाते हैं, और मुस्लिम जो है वह पिग नहीं खाते हैं। तो दोनों के लिए क्या हो गया, हिंदू और मुस्लिम रिलीजन के लिए ये ऑफेंड करने वाली बात होगी कि हमें वो चीज खिला रहे हैं जो हम खाना ही नहीं चाहते हैं। लाइक यू आर ओपनिंग योर माउथ फॉर इनफील्डिंग राइफल कार्ट्रिज। आप राइफल कार्ट्रिज के लिए अपना माउथ ओपन कर रहे हो, बट यू आर सॉल्विंग दैट व्हाट, काऊ एट पिग। तो वो क्या हो गया, वो आपके रिलीजन के प्रति जो है वो एक टाइप का क्या हो गया, रिलीजन को हम पूरा जो है वो वैनिश कर देंगे इंडिया से। तो ये रूमर फैला कि जो आपकी कार्ट्रिजेस हैं, जो आपकी गन्स हैं, जो आप ओपन करते हो अपने माउथ से, उसके ऊपर उसको ग्रीस किया गया है। किससे? काऊ और पिग फैट से। अब जब सोल्जर्स को इतना पता चला, उन्हें पता चला कि हमारे ऊपर से पहले तो हमारी पुअर प्रमोशन है, हमारी डिसरिस्पेक्ट है कल्चर की, इंडिया के कल्चर की, और उसके बाद हमारे साथ ये कर रहे हैं, ये भी एक इमीडिएट कॉज बन गया इनके एंगर का। आई होप इतना क्लियर है। सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, पॉलिटिकल कॉजेस, मिलिट्री कॉजेस। अब बात करते हैं कोर्स ऑफ रिवॉल्ट की। कोर्स ऑफ रिवॉल्ट में आएगा कि ये रिवॉल्ट कहाँ कहाँ पे हुआ। ठीक, सबसे पहले हुआ ये मेरठ में। कहाँ पे हुआ? मेरठ में, मई 10, 1857 में। कब हुआ? मई 10, 1857 में। यहाँ पे ये रिवॉल्ट हुआ जब सिपॉयज जो थे उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि हम आपके कार्ट्रिजेस को नहीं यूज करेंगे, हम आपकी गन्स को नहीं यूज करेंगे, और उनको पनिश किया गया, उन सोल्जर्स को पनिश किया गया। और जब कुछ सोल्जर्स ने क्या किया, उनके खिलाफ आवाज उठाई और उन्होंने मार्च निकाला दिल्ली तक। ठीक है, मेरठ से कहां तक गए? वो दिल्ली तक गए, मई 10, 1857 में। अब क्या हुआ कि जो
लास्ट मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर, ठीक है, एज द एम्परर ऑफ इंडिया। अब जब लोगों ने उनको बताया तो रेबल डिक्लेयर्ड हो गया, एक विद्रोह डिक्लेयर्ड हो गया ब्रिटिशर्स के खिलाफ, क्योंकि ये जो मेरठ वाले सारे सोल्जर्स थे ना, ये कहाँ पे गए, बहादुर शाह जफर के पास, जो लास्ट मुगल एम्परर थे इंडिया के, उनके पास ये अभी वहां पे गए तो उन्होंने क्या किया, रेबल घोषित कर दिया कि हम विद्रोह करेंगे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। अब कानपुर में जो नाना साहेब थे उन्होंने भी ब्रेवली ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है वो फॉट किया, और बाद में वो हराए भी गए, ब्रिटिशर्स ने उनको हरा दिया, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। उसके बाद लखनऊ में क्या हुआ, लखनऊ जो है वो सेंटर ऑफ रिवॉल्ट माना जाता है बेगम हजरत महल के अंडर में। बेगम हजरत महल के अंडर में जो लखनऊ है उसको माना जाता है कि ये भी बहुत ज़्यादा सेंटर ऑफ रिवॉल्ट माना गया है। यहाँ पे भी रिवॉल्ट के रिलेटेड बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई हैं, कहाँ पे, लखनऊ में। उसके बाद आता है हमारा झांसी। झांसी तो फेमस है, रानी लक्ष्मीबाई जो हैं वो बताया जाता है कि मैं के लिए फेमस डायलॉग था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा रहे थे वो वहाँ पे लॉर्ड डलहौजी, बट वो बोल रही थी कि मेरा अडॉप्टेड बच्चा तो है, ये रियासत संभालेगा, हमारा किंगडम संभालेगा, बट ब्रिटिशर्स ने नहीं मानी वो चीज़, तो इसलिए उन्होंने भी बोल दिया कि हम तो रिबेल करेंगे, हम तो विद्रोह करेंगे, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी क्योंकि मेरा बच्चा है वो संभाल लेगा। और ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग वो अडॉप्टेड बच्चा आपका नेचुरल बर्थ वाला बच्चा होना चाहिए, उसको ही हम आगे प्रमोशन देंगे किंगडम की, अदरवाइज आपका किंगडम जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ले लेगी। उसके बाद 6 पे आता है हमारा बरेली और अरह, जिसको अब बिहार भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये किसने रिवॉल्ट यहाँ पे लाया था, खान बहादुर खान ने और कुंवर सिंह ने। किसने लाया था, खान बहादुर खान ने और कुंवर सिंह ने। ये हो गए कोर्सेस ऑफ रिवॉल्ट। अब फेलियर ऑफ रिवॉल्ट की बात करें तो रिवॉल्ट फेल क्यों हुआ। अगर 1857 में इंडिपेंडेंस के लिए फर्स्ट वॉर डिक्लेयर हो गई थी तो हम 1947 तक क्यों लड़ते रहे, पूरे 100 साल हमारे क्या कमी रहेगी जिसकी वजह से जो रिवॉल्ट था, फर्स्ट वॉर थी, वो फेलियर की कैटेगरी में आ गई। तो इसके मेन रीजंस पढ़ते हैं। सबसे पहले लैक ऑफ यूनिटी। सबसे पहला क्या है, लैक ऑफ यूनिटी। लैक ऑफ यूनिटी जो थी वो इंडियंस के बीच में थी, क्योंकि कोई भी कॉमन लीडरशिप नहीं थी। कॉमन लीडरशिप क्यों, क्योंकि जो बरेली में बंदा कर रहा है उसकी अपनी लीडरशिप वहां पे है, जो दिल्ली में कर रहा है उसकी अपनी लीडरशिप है। कोई भी कॉमन लीडर नहीं था जो सबको लीड कर सकता था। सभी अपनी अपनी जगह पे रिवॉल्ट कर रहे थे। यूनिटी में कोई रिवॉल्ट नहीं कर रहा था, सारे अपने अपने पर्टिकुलर एरिया में कर रहे थे। अगर वही रिवॉल्ट जो है पूरा यूनिटी में होता, एक जगह पे होता, तो ब्रिटिशर्स उसी दिन चले जाते जब फर्स्ट वॉर हुई थी इंडिपेंडेंस की। बट वो रिवॉल्ट क्या हुआ, वो डिफरेंट सेक्शंस में हुआ, डिफरेंट एरियाज में हुआ। तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से वो ब्रिटिशर्स गए ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता था वो छोटी छोटी जगहों में थोड़े लोग हैं, उनको वो टैकल कर लेंगे। बट अगर वो लार्ज स्केल में होता तो वो उसको टैकल नहीं कर पाते, उनको जाना पड़ता, ठीक है। उसके बाद ये रीजन की, वही मैं बता रही हूँ, रीजन से डिवाइड थे लोग, रिलीजन से डिवाइड थे, कास्ट से डिवाइड थे, सभी अपना अपना रिवॉल्ट कर रहे थे। रीजन वाले अलग कर रहे थे, बरेली वाले अलग कर रहे थे, लखनऊ वाले अलग कर रहे थे, अरह वाले अलग कर रहे थे, रिलीजन वाले हिंदू वाले अलग कर रहे थे, मुस्लिम्स अलग कर रहे थे, कास्ट वाले अलग। तो उसकी वजह से यूनिटी जो थी वो लोगों में नहीं थी, लैक ऑफ यूनिटी थी। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है हमारा पुअर ऑर्गेनाइजेशन एंड लिमिटेड वेपन्स। अब इसमें क्या है, वेपन्स इतने ज्यादा नहीं थे ब्रिटिशर्स के कंपैरिजन में, हमारे इंडिया के पास इतने वेपन्स नहीं थे और इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं थी जितनी उनके पास थी। देखो उन्होंने क्या किया, जब 1857 में ऐसा हुआ तो उन्होंने मल्टीपल एक्ट्स लाए उसके बाद, तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम अच्छा था, एक्ट पे एक्ट लाते गए। 1919 एक्ट, पता नहीं कितने एक्ट लाए हैं उन्होंने, 1857 में भी ला दिया था एक 1858 में। तो वो एक्ट ला रहे थे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनका ऑर्गेनाइजेशन अच्छा था। बहुत ज़्यादा इंडियन प्रिंसेस और जमींदार जो थे वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे। अब देखो घर का बंदा ही कोई किसी को बाहर वाले को सपोर्ट कर रहा है तो वो घर कितना ही सक्सेसफुल हो जाएगा। उसी तरह इंडिया के खुद के प्रिंसेस, खुद के जमींदार ब्रिटिशर्स को सेव कर रहे थे अपनी पोजीशन को सेव करने के लिए, कि हम ब्रिटिशर्स को सेव कर रहे हैं क्योंकि हमारी पोजीशन बची रहेगी। तो वो कितना ही हम रिवॉल्ट कर सकते थे, क्योंकि बीच में तो कुछ बंदे थे ना जो ब्रिटिशर्स को ही सपोर्ट कर रहे थे। जब तक उनको सपोर्ट मिलती वो यहाँ से जाते, जब उनको पूरी सपोर्ट मिलना यहाँ से बंद हुई उस दिन वो गए इंडिया से, ऐसे नहीं गए। तो उनको सपोर्ट मिल रही थी इसलिए वो यहाँ पे टिके हुए थे। तो बहुत ज्यादा इंडियन प्रिंसेस और जमींदार जो थे वो ब्रिटिश को सपोर्ट कर रहे थे। ये भी एक फेलियर था रिवॉल्ट का। और कोई भी उनका फ्यूचर प्लान नहीं था, क्लियर फ्यूचर प्लान कि उसके बाद हम क्या करेंगे। 1857 में कोई भी किसी के पास फ्यूचर प्लान नहीं था कि अगर हम आज़ाद हो जाते हैं तो उसके बाद क्या पॉलिटिकल विजन होगा हमारी कंट्री का, विनिंग होने के बाद अगर हम जीत जाते हैं। कोई भी क्लियर फ्यूचर प्लान नहीं था, दैट्स वाई ये भी था फेलियर रिवॉल्ट का।
आई होप इतना समझ आ गया, ठीक है। अब इसकी रिजल्ट और सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। रिजल्ट सिग्निफिकेंस की क्या हुआ रिवॉल्ट की मदद से, रिवॉल्ट की वजह से। रिजल्ट क्या हुआ कि ब्रिटिश क्राउन ने, ब्रिटिश जो भी किंग थी, उसकी क्वीन थी, किंग था क्वीन थी, उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट कंट्रोल लिया ईस्ट इंडिया कंपनी से। पहले किसके पास कंट्रोल था, ब्रिटिश वाला ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अकॉर्डिंग, मैंने अभी आपको बताया था 1858 में उन्होंने एक्ट निकाला, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अकॉर्डिंग उन्होंने खुद जो था वो क्या किया, डायरेक्ट कंट्रोल लिया। उसके बाद गवर्नर जनरल की जो पोस्ट थी वो रिप्लेस कर दी गई वायसरॉय ऑफ इंडिया के द्वारा। किसके द्वारा, वायसरॉय ऑफ इंडिया के द्वारा गवर्नर जनरल की पोस्ट को क्या कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया 1858 में ही। ब्रिटिश जो थे वो बहुत ज़्यादा कॉशियस बन गए, उन्होंने डायरेक्टली जो इंडियंस के कस्टम्स होते थे, इंडियन के विचार होते थे, उनमें डायरेक्टली इंटरफेयर करना बंद कर दिया। ये सोशल कॉज था, तो वो समझदार बन गए कि हमें अब इनके डायरेक्ट चीज़ों में जो है वो इंटरफेरेंस नहीं देनी है। जो इंडियन आर्मी थी उनको भी रीऑर्गेनाइज किया गया कि फ्यूचर रिवॉल्ट नहीं हो इंडियन आर्मी के द्वारा, इसलिए इंडियन आर्मी को भी फिर से क्या किया गया, रीऑर्गेनाइज किया गया। तो ये हो गया रिजल्ट। अब सिग्निफिकेंस की बात करें, सिग्निफिकेंस क्या होता है, इंपॉर्टेंस, ठीक है। इंपॉर्टेंस की बात करें, ऑल्दो हमारा रिवॉल्ट फेल्ड हो गया था, बट ये एक नेशनल अवेकनिंग थी। लोगों को पता चला कि हम भी विद्रोह कर सकते हैं, हमारी आवाज भी दबी हुई नहीं रह सकती है, हम भी आवाज उठा सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, बहुत ज्यादा फ्रीडम मूवमेंट्स इससे इंस्पायर हुई, जैसे कि इंडिया की यूनिटी और करेज का सिंबल बन गया ये रिवॉल्ट ऑफ 1857। लीडर्स जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई हो गई, नाना साहेब, बहादुर शाह जफर, कुंवर सिंह, ये इमॉर्टल हीरोज बन गए इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के। इमॉर्टल हीरोज जो मरे ही नहीं, मर तो वो गए हैं, बट उनका जो गुणगान है वो आज भी जिंदा है कि इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठाई जब कोई भी आवाज उठाने के लिए तत्पर नहीं था, कोई भी एग्री नहीं था, दे वर एग्रीड फॉर इट। तो इनका जो नाम है वो इमॉर्टल में आ गया कि ये मरे नहीं है, इनका जो सिर्फ आप बोल सकते हो इनका शरीर गया है, बट इनकी वजह से ही हमें आज़ादी का एक रास्ता मिला था, ठीक है। अब फेमस कोट की बात करें तो 1857 के रिवॉल्ट को बोला जाता है द फ्लेम्स ऑफ 1857 मे हैव डाइड। जो 1857 के फ्लेम्स है वो आग है, वो मर गई होगी, ठीक है, बट उसका जो स्पार्क था ना, उसका स्पार्क जो था, उसकी जो चमक थी, वो इंडियन नेशनलिज्म में आग जगा गई। इंडियन नेशनलिज्म यानी लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना जगा गई, क्योंकि जो 1857 का फ्लेम्स थी, जो छोटी छोटी वो थी आग की लपटें थी, उन्होंने क्या किया, वो उसी दिन मर गई होंगी, उसी दिन डाइड हो गई होंगी जिस दिन 1857 का रिवॉल्ट हुआ था। बट उसके बाद वो स्पार्क जो है वो आज भी इंडिया के लोगों में जिंदा है, इंडिया के नेशनलिज्म में जिंदा है, क्योंकि जब भी हम उस रिवॉल्ट के बारे में सुनते हैं, हम पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर आता है कि या आर इंडियन टेक इनिशिएटिव अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। सो वो जो स्पार्क है वो इंडियन नेशनलिज्म में जो है वो फायर जगा गया, वो फायर जो है वो प्रोड्यूस कर गया है। तो क्विक समरी टेबल से हम इसको थोड़ा सा विस्तार से जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। ईयर 1857 जब क्या हुआ, रिवॉल्ट हुआ। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे था, मेरठ से था। मेरठ से फिर दिल्ली में गए बहादुर शाह जफर के पास। मेन लीडर्स इसके कौन कौन थे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, बहादुर शाह जफर, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल, ये इनके हो गए मेन लीडर्स। मेन कॉज की बात करें, मेन कॉज में तो बहुत 4-5 हमने पढ़ लिया, ठीक है, सोशल, रिलीजियस, मिलिट्री, पॉलिटिकल, सब इकोनॉमिक सब पढ़ लिया हमने। मेन कॉज की बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा कार्ट्रिज कंट्रोवर्सी, जो कि हमने अभी पढ़ा था पीछे, ठीक है। पॉलिटिकल कॉज, इकोनॉमिक कॉज और सोशल इनजस्टिस, जो कि हमने डिटेल में थोड़े थोड़े पॉइंट्स इनके डिस्कस कर लिए हैं। और आउटकम क्या हुआ, ब्रिटिशर्स की विक्ट्री हुई, ब्रिटिश विक्ट्री हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल जो था वो खत्म हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हुआ, रूल खत्म हुआ। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, इंपॉर्टेंस यही है कि ये फर्स्ट मेजर स्टेप है इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए। फर्स्ट मेजर स्टेप था इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए, क्योंकि ये फर्स्ट वॉर थी, तो ये फर्स्ट मेजर स्टेप था, और उसके बाद ही हमें 1947 में फुल इंडिपेंडेंस मिल पाई। सो दैट वाज ऑल अबाउट आवर इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, द रिवॉल्ट ऑफ 1857। हमने इसमें कॉजेस पढ़ लिए, कोर्स ऑफ द रिवॉल्ट कहाँ कहाँ पे हुआ पढ़ लिया, फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट पढ़ लिया, और रिजल्ट और सिग्निफिकेंस पढ़ लिए, और क्विक समरी टेबल से हमने इसका मेन पॉइंट्स पढ़ लिए। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर ऑल फर्स्ट सेम स्टूडेंट्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। ऑल्सो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पूरा सिलेबस पढ़ना है, यू कैन चेक आवर प्लेलिस्ट। इन दिस प्लेलिस्ट वी हैव taught every single detail of the topic of understanding India. Thank you.